अकबर की चुनौती, मुझे बिना पानी की नदी दिखाओ। फतेहपुर सीकरी का वो दिन बड़ा ही सुनहरा था। महल की खिड़कियों से आती धूप दरबार की रंगीन दीवारों पर ऐसी चमक बिखेर रही थी मानो स्वर्ग उतर आया हो। अकबर बादशाह अपने शानदार सिंहासन पर विराजमान थे। दरबारियों की कतारें लगी थी। कोई शेर सुना रहा था, कोई नई खोज का बखान कर रहा था। लेकिन अकबर का मन बेचैन था। उन्हें हमेशा कुछ नया करने और अपनी बुद्धि की परीक्षा लेने का शौक रहता था। उन्होंने अचानक कहा, आज मैं बीरबल को एक ऐसी चुनौती दूंगा जिसे पूरा करना लगभग असंभव है। सारे दरबारी कान खड़े कर सुनने लगे। अकबर ने दरबार में गूंजती आवाज में कहा, बीरबल, आज मैं तुमसे मांग करता हूं, मुझे एक नदी दिखाओ, लेकिन जिसमें पानी न हो। पूरा दरबार चौंक गया। कुछ दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे, नदी और बिना पानी, यह तो संभव ही नहीं। लगता है आज बीरबल की हार तय है। अकबर मुस्कुराए। क्या हुआ बीरबल? जवाब नहीं मिला। बीरबल ने हाथ जोड़कर आदाब किया और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यह काम कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं, लेकिन थोड़ी मोहलत चाहिए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तुम्हें 3 दिन का समय है। चौथे दिन दरबार में हमें बिना पानी की नदी दिखाई जानी चाहिए। जैसे ही बीरबल बाहर निकले, दरबारियों के बीच हंसी ठिठोली शुरू हो गई। एक दरबारी बोला, इस बार तो बीरबल की इज्जत धूल में मिल जाएगी। दूसरा बोला, नदी बिना पानी के कैसे हो सकती है? अब देखना, बीरबल मुंह की खाएंगे। कुछ तो खुश भी थे कि शायद बीरबल की जगह उन्हें दरबार में खास स्थान मिल जाए। बीरबल घर लौटे और गहरी सोच में डूब गए। पत्नी ने पूछा, क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? बीरबल बोले, जहांपनाह ने मुझे ऐसी चुनौती दी है जो सुनने में असंभव लगती है। मुझे बिना पानी की नदी दिखानी है। पत्नी मुस्कुराई और बोली, तो तुम वही करो जो हमेशा करते हो, दिमाग से खेलो। नदी पानी से ही नहीं और चीजों से भी बन सकती है। बीरबल के चेहरे पर चमक आई। सही कहा, यही तो दरबार को समझाना है। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन दरबार फिर सजा। सारे दरबारी उत्सुक थे। अकबर भी मुस्कुराते हुए बोले, तो बीरबल, दिखाओ हमें बिना पानी की नदी। बीरबल आदाब कर बोले, जहांपनाह, आपकी सेवा में 3 अलग अलग नदियां प्रस्तुत करूंगा। हर नदी में पानी नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो नदी ही कहलाएगी। दरबार गूंज उठा। 3 नदियां? ये तो और भी रोचक हो गया। बीरबल ने 2 सिपाहियों को इशारा किया। वे एक बड़ी थाली लेकर आए जिसमें रेगिस्तान की सुनहरी रेत भरी थी। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह है रेगिस्तान की नदी। यहां पानी नहीं, रेत बहती है। हवाएं इस रेत को ऐसे उड़ाती है जैसे नदी की लहरें बह रही हों। लोग इसे रेत की नदी कहते हैं। अकबर ने आश्चर्य से सिर हिलाया। हूं, सच है, रेगिस्तान में पानी नहीं होता, लेकिन रेत ऐसे बहती है जैसे नदी। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने खिड़की से बाहर इशारा किया, जहां हाट बाजार में लोग उमड़े हुए थे। बीरबल बोले, जहांपनाह, देखिए यह दूसरी नदी, लोगों की भीड़। ये इंसानों की नदी है। इसमें पानी नहीं, मगर लहरों की तरह लोग बहते रहते हैं। भीड़ भी नदी जैसी है, कभी शांत, कभी उफान पर। अकबर हंस पड़े। वाह बीरबल, ये तो अद्भुत कल्पना है। बीरबल ने तीसरा उदाहरण दिया। उन्होंने एक मजदूर को दरबार में बुलवाया जो खेतों में काम करके पसीने से तरबतर था। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह तीसरी नदी मेहनत करने वालों के शरीर से बहती पसीने की नदी। इसमें पानी नहीं होता, लेकिन ये हर खेत को उपजाऊ बना देती है, हर घर में अनाज भर देती है। ये नदी न बहे तो कोई जीवित न रह सके। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर गदगद हो उठे। बीरबल,
तुमने आज असंभव को संभव कर दिखाया। सचमुच नदी सिर्फ पानी से नहीं बनती, बल्कि कल्पना और अनुभव से भी बनती है। दरबारियों के चेहरे उतर गए, उनकी चाल फिर नाकाम हो गई। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, नदी सिर्फ जल का नाम नहीं, हर वो चीज जो बहती है, जो जीवन देती है, वो नदी है। चाहे रेत हो, लोग हो या पसीना, असली नदी वो है जो दूसरों को जीवन दे। अकबर ने घोषणा की, आज से बीरबल की बुद्धिमानी को सलाम, और जो भी इस चुनौती पर हंसा था वो उनसे सीख ले। कहानी का मोरल, नदी सिर्फ पानी की धारा नहीं है, बल्कि हर वो प्रवाह नदी है जो जीवन को आगे बढ़ाता है। दूसरों की मेहनत और पसीना असली नदी है जो सभ्यता को जीवित रखती है। जो असंभव लगता है वो बुद्धि और समझदारी से संभव हो सकता है। इस तरह अकबर बीरबल की ये चुनौती भी हंसी, ताली और शिक्षा के साथ पूरी हुई। जब दरबार में आया एक फारसी आदमी, जिसने कहा, मैं बीरबल से भी ज्यादा चतुर हूं। मुगल दरबार की वो सुबह बड़ी ही चहल पहल से भरी हुई थी। बादशाह अकबर अपने शाही सिंहासन पर बैठे थे। दरबारियों की पंक्ति सज चुकी थी। सितार और ढोल की धुनों के बीच चर्चा का विषय था, चतुराई और बुद्धिमत्ता किसे कहते हैं। इसी बीच महल के द्वारपाल ने आकर घोषणा की, जहां पनाह, एक फारसी यात्री दूर देश से आया है। वो कहता है कि वो आपके दरबार के मंत्री बीरबल से भी ज्यादा चतुर है। सारा दरबार ठहाके लगाने लगा। क्या बीरबल से भी ज्यादा चतुर कोई हो सकता है? ये सोचकर सभी उत्सुक हो उठे। अकबर ने इशारा किया, अंदर बुलाओ। दरबार में एक लंबा चौड़ा रेशमी कपड़ों में लिपटा हुआ आदमी दाखिल हुआ। उसकी चाल में अहंकार साफ झलक रहा था। वो अकबर को सलाम करता हुआ बोला, जहां पनाह, मैं फारस की धरती से आया हूं। वहां मेरी चतुराई के किस्से मशहूर हैं। सुना है आपके दरबार में एक बीरबल नाम का मंत्री है, जिसकी बुद्धिमत्ता की बहुत चर्चा है। पर मैं आज यहां ये साबित करने आया हूं कि मैं उससे कहीं ज्यादा चतुर हूं। दरबारियों ने ताली बजाई। कुछ लोग हंसी दबाकर बोले, अब मजा आएगा, बीरबल की परीक्षा होने वाली है। अकबर मुस्कुराए और बोले, हमने तो सुना था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान कोई नहीं, परंतु अगर तुम दावा करते हो तो हम आज ही इसका परीक्षण करेंगे। बीरबल को दरबार के बीच बुलाया गया। वे शांत भाव से आए, झुककर अकबर को सलाम किया और फारसी आदमी की ओर देखकर बस हल्की मुस्कान दे दी। फारसी आदमी को यह मुस्कान चुभ गई। वो बोला, मुस्कुराते क्यों हो? डर गए क्या? बीरबल शांति से बोले, नहीं मित्र, मैं तो केवल ये सोच रहा हूं कि आज मुझे किस नए अंदाज में मूर्खता को हराना पड़ेगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने कहा, तो शुरू करें। फारसी साहब, आप बीरबल से कोई सवाल पूछिए। अगर बीरबल हार गए तो मान लेंगे कि आप सचमुच ज्यादा चतुर हैं। फारसी आदमी ने ताना मारते हुए कहा, बीरबल, बताओ, ऐसा कौन सा फल है जिसे खाए बिना ही लोग आनंद लेते हैं? बीरबल तुरंत बोले, फूल। फारसी आदमी चौंका। बीरबल ने समझाया, फूलों को लोग देखकर ही आनंद लेते हैं, उन्हें खाने की आवश्यकता नहीं। दरबारियों ने दाद दी, वाह वाह। फारसी आदमी गुस्से में बोला, ठीक है, अब सुनो, ऐसा कौन सा पानी है जिसे पीते ही इंसान मर जाता है? बीरबल ने सहजता से उत्तर दिया, समुद्र का खारा पानी। क्यों? फारसी आदमी ने पूछा। बीरबल ने कहा, क्योंकि वह जितना पिएंगे उतनी ही प्यास बढ़ेगी और अंततः मौत निश्चित होगी। दरबार तालियों से गूंज उठा। अब फारसी आदमी ने सोचा कि केवल सवालों से वो जीत नहीं पाएगा। उसने जेब से एक सिक्का निकाला और कहा, अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो बिना इस सिक्के को छुए बताओ कि यह असली है या नकली। दरबार चुप हो गया। यह तो मुश्किल काम है। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह,
आदेश दीजिए कि इस सिक्के को उस आदमी की जेब में वापस रख दिया जाए। कल सुबह बाजार में जाकर हम देख लेंगे कि लोग इसे लेते हैं या नहीं। अगर बाजार इसे स्वीकार कर ले तो असली है, अगर कोई न ले तो नकली। अकबर ठाका लगाकर हंस पड़े। वाह बीरबल, बिना छुए असली नकली परख ली। फारसी आदमी हक्का बक्का रह गया। अकबर ने कहा, अब मेरी बारी। दोनों को एक एक प्रश्न मिलेगा। जो जवाब न दे पाए वही हारेगा। सबसे पहले अकबर ने फारसी आदमी से पूछा, बताओ दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? फारसी आदमी ने सोचा और बोला, आसमान। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है। फिर उन्होंने बीरबल से वही सवाल पूछा। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, दुनिया की सबसे बड़ी चीज है मां का दिल। उसमें सारा संसार समा सकता है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर भावुक हो उठे और बोले, सच कहा बीरबल, तुमने आसमान से भी बड़ी चीज दिखा दी। फारसी आदमी की गर्दन शर्म से झुक गई। अकबर ने घोषणा की, फारसी यात्री, तुमने दावा किया था कि बीरबल से ज्यादा चतुर हो, पर आज यह साफ हो गया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता केवल दिमाग की तेजी में नहीं बल्कि दिल की गहराई में भी है। दरबार गूंज उठा, बीरबल की जय हो। फारसी आदमी लज्जित होकर बोला, जहांपनाह, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। सचमुच बीरबल जैसा चतुर और बुद्धिमान मैंने कहीं नहीं देखा। मोरल, शिक्षा, केवल दिमाग से चतुर होना पर्याप्त नहीं, दिल से बड़ा होना भी जरूरी है। अहंकार से भरी चतुराई हमेशा हारती है, जबकि सच्ची बुद्धि। दरबार में आया एक विदेशी जिसने दावा किया कि उसके देश की चतुराई बीरबल से कहीं ज्यादा है। एक दिन फारस से एक विद्वान जिसका नाम मिर्जा हकीम बेग था, अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ। उसका पहनावा शाही था और चेहरे पर ज्ञान से अधिक अहंकार की चमक थी। उसने बादशाह अकबर को सजदा करने के बाद दरबार पर एक सरसरी निगाह डाली और बोला, आलमपना, मैंने आपके दरबार और आपके प्रिय सलाहकार बीरबल की चतुराई के कई किस्से सुने हैं। मैं 7 समंदर पार से ये देखने आया हूं कि इन किस्सों में कितनी सच्चाई है। हमारे देश में तो बच्चे भी ऐसी पहेलियां सुलझा लेते हैं जिन्हें यहां बुद्धिमानी का प्रतीक माना जाता है। यह सुनकर पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। ये बीरबल की बुद्धिमत्ता पर सीधा प्रहार था। अकबर के कुछ दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे, मन ही मन खुश हो गए। उन्हें लगा कि आज बीरबल का घमंड चूर चूर हो जाएगा। बादशाह अकबर को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उन्होंने शांति बनाए रखते हुए कहा, मिर्जा हकीम बेग, आपका स्वागत है। हम आपकी विद्वता का सम्मान करते हैं। बीरबल हमारे नवरत्नों में से एक है और उनकी बुद्धि पर हमें पूरा विश्वास है। मिर्जा हकीम बेग व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराया, जहांपनाह, विश्वास तो अच्छी बात है, पर परीक्षा ही योग्यता का सच्चा प्रमाण होती है। मैं आपके पूरे दरबार, विशेषकर बीरबल को एक चुनौती देता हूं। यदि वे मेरी चुनौती में सफल हो गए तो मैं मान लूंगा कि हिंदुस्तान में सचमुच बुद्धिमान लोग बसते हैं और मैं अपने देश लौटकर बीरबल की जय जयकार करूंगा। लेकिन यदि वे असफल रहे तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि फारस की चतुराई के आगे आपकी चतुराई कुछ भी नहीं है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत भाव से अपनी जगह पर बैठे थे। उन्होंने खड़े होकर कहा, मिर्जा साहब, हमें आपकी चुनौती स्वीकार है। कहिए, हमें क्या करना होगा? मिर्जा हकीम बेग ने गर्व से अपना सीना चौड़ा करते हुए कहा, मैं दुनिया की 12 भाषाएं ऐसे बोल सकता हूं जैसे वही मेरी मातृभाषा हो। आप मुझसे किसी भी भाषा में बात करें, मैं उसी सहजता से उत्तर दूंगा। आपकी चुनौती यह है कि आपको 7 दिनों के अंदर मेरी असली मातृभाषा का पता लगाना है। यह एक अत्यंत कठिन चुनौती थी। दरबारियों ने आपस में विचार विमर्श किया। यह असंभव सा लग रहा था। कोई व्यक्ति जो इतनी सारी भाषाओं में पारंगत हो, उसकी असली भाषा
कैसे पहचानी जा सकती है? अकबर ने पूछा। और अगर हम पता नहीं लगा पाए तो? मिर्जा ने कहा, तो आपको एक शाही फरमान जारी करना होगा कि फारस के विद्वान दुनिया में सबसे बुद्धिमान है और बीरबल को अपना सलाहकार का पद त्यागना होगा। अकबर को क्रोध आ गया, लेकिन बीरबल ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया और चुनौती स्वीकार कर ली। मिर्जा हकीम बेग को शाही मेहमान के तौर पर एक आलीशान भवन में ठहराया गया। पहले 3-4 दिन बीरबल और अन्य दरबारियों ने मिर्जा से अलग अलग भाषाओं में बात करने की कोशिश की। उन्होंने उससे फारसी, तुर्की, पश्तो, अरबी और यहां तक कि संस्कृत में भी वार्तालाप किया, लेकिन मिर्जा हर भाषा में इतना निपुण था कि कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सका कि उसकी मातृभाषा कौन सी है। वो हर भाषा के मुहावरे और लहजे का भी उत्तम प्रयोग करता था। दरबार में चिंता का माहौल था। अकबर भी परेशान थे। उन्हें बीरबल की और अपने दरबार की प्रतिष्ठा दाव पर लगी दिख रही थी। ईर्ष्यालु दरबारी बीरबल पर तंज कसने लगे। क्यों बीरबल जी, अब कैसे सुलझेगी ये गुत्थी? लगता है इस बार आपकी दाल नहीं गलेगी। बीरबल केवल मुस्कुरा देते और कहते, सब्र रखिए, हर ताले के लिए कोई न कोई चाबी बनी होती है। छठे दिन की रात, जब सभी उम्मीद खो चुके थे, बीरबल ने अपनी योजना बनाई। वे जानते थे कि किसी व्यक्ति की सीखी हुई विद्या और उसकी असलियत में अंतर होता है। एक इंसान कितनी भी भाषाएं सीख ले, लेकिन जब वो गहरे संकट में होता है या अचानक किसी अप्रत्याशित घटना का सामना करता है, तो उसके मुंह से स्वाभाविक रूप से उसकी मातृभाषा के शब्द ही निकलते हैं। उस रात जब मिर्जा हकीम बेग अपने कक्ष में गहरी नींद में सो रहा था, बीरबल चुपके से एक सेवक के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने सेवक को इशारा किया। सेवक ने एक बाल्टी बर्फीला ठंडा पानी मिर्जा के ऊपर डाल दिया। गहरी नींद में सो रहा मिर्जा अचानक हुए इस ठंडे प्रहार से हड़बड़ाकर उठ बैठा। वो पूरी तरह से बौखला गया था। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। घबराहट, क्रोध और आश्चर्य की मिलीजुली स्थिति में वो अपनी मूल भाषा गुजराती में चिल्लाया, अरे कौन है? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? ये सुनते ही बीरबल अंधेरे में मुस्कुराए। उन्हें अपना जवाब मिल चुका था। उन्होंने तुरंत सेवक के साथ वहां से निकलकर उस जगह को छोड़ दिया ताकि मिर्जा उन्हें देख न सके। मिर्जा कुछ देर तक बड़बड़ाता रहा और फिर ठंड से कांपता हुआ कपड़े बदलने चला गया। उसे लगा कि शायद ये कोई बुरा सपना था। 7वें दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। मिर्जा हकीम बेग विजेता की तरह मुस्कुराता हुआ अपने स्थान पर बैठा था। उसे पूरा विश्वास था कि कोई उसकी मातृभाषा का पता नहीं लगा पाया है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें कुछ पता चला? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी जहांपनाह, मुझे मिर्जा साहब की मातृभाषा का पता चल गया है। यह सुनकर मिर्जा हकीम बेग और सभी दरबारी चौंक गए। मिर्जा ने अकड़कर कहा, तो बताओ, क्या है मेरी मातृभाषा? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आपकी मातृभाषा गुजराती है। यह सुनते ही मिर्जा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में घोर आश्चर्य था। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। बादशाह अकबर और बाकी दरबारी भी हैरान थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम इतने यकीन से ये कैसे कह सकते हो? तुमने इसका पता कैसे लगाया? तब बीरबल ने रात की पूरी घटना विस्तार से सुनाई। उन्होंने समझाया, आलमपनाह, ज्ञान और शिक्षा इंसान के बाहरी आवरण की तरह होते हैं, लेकिन उसकी असलियत उसकी आत्मा में बसी होती है। जब इंसान पर अचानक कोई विपत्ति आती है या उसे चौंका दिया जाता है, तो उसका सीखा हुआ ज्ञान पीछे रह जाता है और उसकी असलियत बाहर आ जाती है। ऐसे में उसके मुंह से वही भाषा निकलती है जो उसने अपनी मां से सीखी होती है। यह सुनकर पूरा दरबार बीरबल की जय जयकार करने लगा। मिर्जा हकीम बेग का सिर शर्म से झुक गया। उसने अपनी हार स्वीकार की और बीरबल की बुद्धिमत्ता के सामने नतमस्तक हो गया। बादशाह अकबर बीरबल से बहुत प्रसन्न हुए
और उन्होंने उसे ढेरों इनाम दिए। मिर्जा हकीम बेग ने बादशाह और बीरबल से माफी मांगी और स्वीकार किया कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल किताबी ज्ञान में नहीं बल्कि मानव स्वभाव की गहरी समझ में निहित है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा ज्ञान विनम्रता लाता है, अहंकार नहीं। किसी को भी उसकी बाहरी विद्वता से आंकना सही नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति का असली चरित्र अप्रत्याशित और बीरबल और चूहे का मुकदमा। फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह जगमगा रहा था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबारी एक से एक किस्से सुना रहे थे। तभी अचानक एक अजीब घटना हुई। एक व्यापारी दौड़ता हुआ दरबार में पहुंचा और जोर से बोला, जहांपनाह, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? किस बात का इंसाफ चाहिए? व्यापारी ने गुस्से में कहा, जहांपनाह, मेरे गोदाम में रखा सारा अनाज चूहों ने खा लिया। ये चूहे गुनहगार हैं, इन पर मुकदमा चलना चाहिए। सारे दरबारी ठहाके मारकर हंसने लगे। हाँ, चूहों पर मुकदमा, ये भी कोई बात है। अकबर भी मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने कहा, चुप रहो सब, ये दरबार है, मजाक की जगह नहीं। हर प्रजा को इंसाफ का हक है। अगर इस व्यापारी का मुकदमा चूहों पर है तो अदालत इसे सुनेगी। बीरबल, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम चूहों पर मुकदमा चलाओ। बीरबल के चेहरे पर शरारती मुस्कान फैल गई। उन्होंने झुककर कहा, जहांपनाह, हुक्म सिर आंखों पर। कल अदालत में चूहों की पेशी होगी। अगले दिन पूरा दरबार भरा था। सबको उत्सुकता थी कि अब होगा क्या। बीरबल ने आदेश दिया, सिपाहियों, अपराधी चूहों को दरबार में लाया जाए। सिपाही दौड़े और थोड़ी देर में पिंजरों में कई चूहे लेकर आए। सारे दरबारी हंसी नहीं रोक पाए। बीरबल गंभीर स्वर में बोले, ये है वे चूहे जिन्होंने व्यापारी का अनाज खाया है। इन पर चोरी का इल्जाम है। अदालत इन्हें सजा देगी। बीरबल ने आंखें घुमाई और कहा, जहांपनाह, हर अपराधी को बचाव का हक है, इसलिए मैं खुद इन चूहों का वकील बनूंगा। अकबर हंस पड़े, वाह बीरबल, अब देखना मजा आएगा। व्यापारी ने गुस्से में कहा, इन चूहों ने मुझे बर्बाद कर दिया, इन्हें फांसी दीजिए। बीरबल ने गंभीरता से कहा, रुकिए, इन चूहों की भी बात सुनी जाएगी। बीरबल ने इशारा किया। दरबारी ने एक छोटा सा कटोरा चूहों के आगे रखा जिसमें सूखी रोटियां थी। चूहे दौड़कर खाने लगे। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये चूहे भूख से मजबूर होकर व्यापारी के गोदाम में गए। भूख लगना अपराध नहीं है। असली अपराधी वो है जिसने गोदाम को ठीक से सुरक्षित नहीं रखा। अकबर ने सिर हिलाया, बात में दम है। व्यापारी चिल्लाया, ये क्या बात हुई? चोर चाहे आदमी हो या चूहा, सजा मिलनी चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, सजा तो मिलेगी। सिपाहियों, इन चूहों की पूंछों में रस्सी बांधकर इन्हें दरबार के चारों ओर घुमाओ ताकि ये सबक सीखें। सिपाहियों ने वैसा ही किया। सारे दरबारी हंसी से लोटपोट हो गए। लेकिन तभी बीरबल ने कहा, रुक जाओ, असली अपराधी अभी सामने नहीं आया। मुझे यकीन है कि चूहों के पीछे कोई और है। बीरबल ने व्यापारी को घूरा और बोले, व्यापारी, तुम्हारा गोदाम कितना बड़ा है? व्यापारी बोला, जहांपनाह, बहुत बड़ा है। बीरबल ने फिर पूछा, अगर इतने सारे चूहे तुम्हारा पूरा गोदाम खाली कर दें तो क्या तुम्हें कभी खबर नहीं हुई? व्यापारी हकलाने लगा। वो बीरबल ने दरबार में कहा, जहांपनाह, सच ये है कि व्यापारी ने खुद ही अपना अनाज काले बाजार में बेच दिया और झूठा इल्जाम चूहों पर डाल दिया ताकि टैक्स से बच सके और मुआवजा भी पा सके। सारा दरबार हक्का बक्का रह गया। बीरबल ने आदेश दिया, सिपाहियों, चूहों को तुरंत छोड़ दो। ये निर्दोष है। असली अपराधी ये व्यापारी है। अकबर ने गुस्से से कहा, धोखेबाज,
तूने दरबार को धोखा दिया। तेरी संपत्ति जब्त होगी और जनता के बीच बांटी जाएगी। चूहे भागकर दरबार के कोनों में छिप गए, मानो अपनी जीत पर नाच रहे हों। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, आज तुमने चूहों का मुकदमा जीत लिया। सचमुच अद्भुत। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, झूठ चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, एक दिन सामने आ ही जाता है। और कभी कभी जानवर भी इंसानों की बेईमानी का राज खोल देते हैं। कहानी का मोरल, सच और झूठ का भेद हमेशा सामने आ जाता है। दोष किसी निर्दोष पर डालना आसान है, लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है। भूख गुनाह नहीं है, लेकिन लालच हमेशा गुनाह है। इस तरह बीरबल और चूहे का मुकदमा अकबर बीरबल के दरबार की सबसे मजेदार और अनोखी कहानी बन गई। जब अकबर ने मांगी ऐसी चीज जो पैदा करे रोशनी पर न बनाए परछाई, बीरबल, जो अपनी सादगी और असाधारण बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, शांत भाव से अपने स्थान पर बैठे थे। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। अकबर के कई दरबारी, जो बीरबल की बादशाह से निकटता और उनकी बढ़ती शोहरत से मन ही मन जलते थे, इस उम्मीद में रहते थे कि कभी तो ऐसा हो कि बीरबल बादशाह के किसी सवाल का जवाब न दे पाए और उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था। दरबार की सामान्य कार्यवाही समाप्त होने के बाद बादशाह अकबर अचानक एक गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने अपनी उंगलियों को अपनी घनी दाढ़ी में फेरा और फिर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देखा। बीरबल, बादशाह की आवाज में एक चुनौती का भाव था। हमने सुना है कि तुम हर समस्या का समाधान निकाल लेते हो और हर पहेली को सुलझा देते हो। आज हम तुमसे एक ऐसी चीज चाहते हैं जो शायद इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। दरबार में बैठे सभी लोगों के कान खड़े हो गए। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और कहा, हुक्म कीजिए जहां पनाह, ये नाचीज आपकी हर आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार है। अकबर ने अपनी चुनौती पेश की। बीरबल, हमें एक ऐसा दीपक चाहिए, एक ऐसा चिराग जो रोशनी तो दे लेकिन उसकी कोई छाया न बने, एक बिना परछाई वाला दीपक। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। यह कैसा सवाल था? ऐसा कैसे हो सकता है कि रोशनी हो और परछाई न बने? यह तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध था। जहां प्रकाश होगा वहां अवरोध होने पर छाया का बनना तो निश्चित है। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे और कईयों के चेहरों पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। उन्हें लगा कि आज बीरबल निश्चित रूप से फंस गए हैं। भला बिना छाया वाला दीपक कहां से आएगा? यह तो एक असंभव मांग थी। एक वरिष्ठ मंत्री, जो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते थे, खड़े होकर बोले, आलम पनाह, यह तो एक नामुमकिन बात है। ऐसी कोई चीज दुनिया में हो ही नहीं सकती। मुझे लगता है आज बीरबल की सारी बुद्धिमानी धरी की धरी रह जाएगी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जिनकी शांत मुखाकृति पर कोई शिकन नहीं थी। तो बीरबल, क्या तुम हमारी ये इच्छा पूरी कर सकते हो, या हम मान लें कि इस बार तुम्हारी चतुराई ने भी जवाब दे दिया? बीरबल अपनी जगह से उठे और बादशाह के सिंहासन के करीब आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। आपने जो चीज मांगी है वो जरूर मिलेगी, लेकिन ऐसी असाधारण चीज को ढूंढने और लाने के लिए मुझे कुछ समय की मोहलत चाहिए होगी। दरबारियों को लगा कि बीरबल बस समय टालने की कोशिश कर रहे हैं। अकबर ने पूछा, कितना समय चाहिए तुम्हें? बीरबल ने उत्तर दिया, बस एक सप्ताह जहां पनाह। एक सप्ताह के बाद मैं आपके सामने एक नहीं बल्कि कई ऐसे दीपक प्रस्तुत करूंगा जिनकी कोई छाया नहीं होगी। अकबर ने बीरबल को एक सप्ताह का समय दे दिया। दरबार बर्खास्त हुआ और सभी दरबारी इस चर्चा के साथ अपने घरों को लौट गए कि अब बीरबल क्या करेंगे। वे सभी इस बात पर शर्त लगा रहे थे कि बीरबल इस बार अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। पूरा सप्ताह बीत गया।
बीरबल के विरोधी दरबारी हर दिन ये सोचकर खुश होते थे कि बीरबल की समय सीमा समाप्त हो रही है और वो खाली हाथ ही लौटेंगे। 7वें दिन जब दरबार फिर से लगा तो सभी की आंखें बीरबल को ढूंढ रही थी। बीरबल ठीक समय पर दरबार में हाजिर हुए, लेकिन उनके हाथ खाली थे। न कोई दीपक, न कोई चिराग। उन्हें खाली हाथ देखकर विरोधी दरबारियों के चेहरे खिल उठे। उन्हें लगा कि उनकी जीत पक्की है। अकबर ने पूछा, बीरबल, हमारा दीपक कहाँ है? क्या तुम उसे लाने में असफल रहे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं जहांपनाह, मैंने दीपक ढूंढ लिए हैं। बस उन्हें यहां लाने के लिए मुझे आपकी और सभी दरबारियों की सहायता चाहिए होगी। वे दीपक महल के शाही बाग में हैं। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। बाग में ऐसे कौन से दीपक थे? अकबर और उनके सभी दरबारी उत्सुकता के साथ बीरबल के पीछे पीछे शाही बाग की ओर चल पड़े। बाग में पहुंचकर बीरबल उन्हें एक घने पेड़ के नीचे ले गए, जहां सूरज की रोशनी छन छन कर नीचे आ रही थी। फिर वो एक फव्वारे के पास रुके, जहां पानी की बूंदें सूरज की रोशनी में चमक रही थी। सभी दरबारी भ्रमित थे कि बीरबल आखिर करना क्या चाहते हैं। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, आप बस कुछ क्षण और प्रतीक्षा करें। जैसे ही प्रकृति अपना खेल दिखाएगी, आपके सामने बिना छाया वाले दीपक स्वयं प्रकट हो जाएंगे। शाम ढलने लगी थी, सूरज अस्त हो रहा था और आसमान में हल्की लालिमा छा गई थी। धीरे धीरे अंधेरा घना होने लगा। तभी बीरबल ने अपने एक सहायक को इशारा किया। सहायक एक छोटी सी डिबिया लेकर आया। बीरबल ने उस डिबिया को खोला। जैसे ही डिबिया खुली, सैकड़ों छोटे छोटे जुगनू उसमें से बाहर निकले और पूरे बाग में फैल गए। वे जुगनू अपनी टिमटिमाती रोशनी से पूरे बाग को रोशन करने लगे। हर तरफ पत्तों पर, फूलों पर और हवा में छोटे छोटे प्रकाश के बिंदु तैर रहे थे, जैसे किसी ने आसमान के तारे जमीन पर बिखेर दिए हों। दरबारियों और बादशाह अकबर ने ऐसा अद्भुत दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। बाग उन नन्हे नन्हे जीवों की रोशनी से जगमगा उठा था। बीरबल ने बादशाह की ओर मुड़कर कहा, जहांपनाह, ये देखिए, आपके सामने एक नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे दीपक हैं जो रोशनी तो दे रहे हैं, लेकिन इनकी कोई परछाई नहीं है। सभी ने ध्यान से देखा। बीरबल सही कह रहे थे। जुगनू प्रकाश का स्रोत थे, लेकिन उनकी स्वयं की कोई छाया नहीं बन रही थी। उनकी रोशनी इतनी कोमल और फैली हुई थी कि वह किसी वस्तु की स्पष्ट परछाई बनाने में असमर्थ थी। अकबर और सभी दरबारी बीरबल की इस अद्भुत और काव्यात्मक सोच को देखकर दंग रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस पहेली का इतना सुंदर और सरल समाधान हो सकता है। बादशाह अकबर अपनी गद्दी से उठे, आगे बढ़े और बीरबल को गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, वाह! हम तो किसी पत्थर या धातु से बने दीपक की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन तुमने तो हमें प्रकृति के सबसे खूबसूरत दीपकों से मिलवा दिया। तुम्हारी सोच और बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि समस्याओं का समाधान हमेशा सीधे और साधारण तरीकों से नहीं, बल्कि रचनात्मक और अलग दृष्टिकोण से भी मिलता है। वे दरबारी जिन्होंने बीरबल की हार की कामना की थी, शर्म से उनके सिर झुक गए। उन्हें मानना पड़ा कि बीरबल की बुद्धि के आगे उनकी संकीर्ण सोच कुछ भी नहीं थी। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हर समस्या का हल हमारे आसपास ही मौजूद होता है। बस उसे देखने के लिए एक अलग नजरिए और रचनात्मक सोच की जरूरत होती है। कई बार हम मुश्किलों के परंपरागत समाधानों में इतने उलझ जाते हैं कि हम सरल और सुंदर विकल्पों को देख ही नहीं पाते। बीरबल की तरह हमें भी अपनी सोच का दायरा बढ़ाना चाहिए और प्रकृति और जीवन की छोटी छोटी। दरबार में जब एक बूढ़े ने बीरबल को दी चुनौती, ज्ञान बनाम अनुभव की अनूठी कहानी। सम्राट अकबर का दरबार अपनी पूरी भव्यता और शान शौकत के साथ लगा हुआ था। हर तरफ रंग बिरंगे परिधानों में सजे
दरबारी, मंत्री और अमीर उमरा बैठे थे और बीच बीच में हंसी ठिठोली का दौर भी चल रहा था। एक बादशाह अकबर अपने नवरत्नों से घिरे हुए थे, जिनमें बीरबल अपनी विशिष्ट उपस्थिति और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर एक हलचल हुई। एक दरबान अंदर आया और सिर झुकाकर बोला, आलम पनाह, एक वृद्ध व्यक्ति आपसे मिलने की जिद कर रहा है। उसका कहना है कि उसके पास दुनिया का सबसे कीमती खजाना है। अकबर ने उत्सुकतावश उस बूढ़े व्यक्ति को अंदर लाने की अनुमति दे दी। कुछ ही पलों में एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति, जिसकी कमर झुक चुकी थी, बाल संग की तरह सफेद थे और चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थी, लाठी टेकता हुआ दरबार में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो अनुभव और समय की गहराई को दर्शा रही थी। सलाम बादशाह, बूढ़े ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा। अकबर ने मुस्कुराकर उसका अभिवादन स्वीकार किया और पूछा, बाबा, हमने सुना है आपके पास कोई अनमोल खजाना है, क्या हम भी उसे देख सकते हैं? बूढ़े ने अपनी लाठी को जमीन पर टिकाया और अपनी छाती पर हाथ रखकर गर्व से कहा, जहां पनाह, मेरा खजाना कोई सोना चांदी या हीरा मोती नहीं है जिसे कोई चुरा सके। मेरा खजाना मेरा अनुभव है। मैंने इस दुनिया में इतने साल गुजारे हैं जितनी शायद आपके कई दरबारियों की कुल उम्र भी न हो। मैंने दुनिया देखी है और यही मेरी सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। यह सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अकबर भी उस बूढ़े व्यक्ति के आत्मविश्वास से प्रभावित हुए बिना न रह सके। बूढ़े ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने सुना है आपके दरबार में बीरबल नाम का एक मंत्री है, जिसकी बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक है। मैं ये मानने को तैयार नहीं कि कोई व्यक्ति जिसने मुझसे कम दुनिया देखी हो, वो मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है। अब सभी की निगाहें बीरबल की ओर घूम गई। बीरबल शांत भाव से अपनी जगह पर बैठे सब कुछ सुन रहे थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, ये बाबा तो तुम्हें सीधी चुनौती दे रहे हैं, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल अपनी जगह से उठे, बूढ़े व्यक्ति के पास गए और आदर पूर्वक झुककर प्रणाम किया। फिर उन्होंने कहा, बाबा, आपका कहना सर्वथा उचित है। अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। आपने मुझसे ज्यादा वसंत देखे हैं, इसलिए आपका ज्ञान मुझसे कहीं अधिक होना स्वाभाविक है। यह सुनकर वो बूढ़ा मुस्कुराया, जैसे उसने अपनी जीत मान ली हो। दरबारियों में भी कानाफूसी शुरू हो गई कि आज बीरबल ने हार मान ली। लेकिन बीरबल ने अपनी बात अभी खत्म नहीं की थी। उन्होंने बादशाह की ओर मुड़कर कहा, आलम पनाह, मैं बाबा की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का दुस्साहस तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इनकी दुनिया देखने की बात को जरूर परखना चाहूंगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वो कैसे? बीरबल ने कहा, मैं बाबा से केवल 3 छोटे छोटे प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि इन्होंने दुनिया को सचमुच मुझसे बेहतर देखा और समझा है, तो इनके उत्तर इनके पास अवश्य होंगे। बूढ़े ने तुरंत कहा, पूछो जो पूछना चाहते हो। मेरे अनुभव के आगे तुम्हारे किताबी ज्ञान के प्रश्न टिक नहीं पाएंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपना पहला प्रश्न पूछा, बाबा, आप कृपया यह बताएं कि धरती पर कुल कितने देश हैं? उनकी सीमाएं कहां से शुरू होती हैं और कहां खत्म होती है? यह प्रश्न सुनकर बूढ़ा व्यक्ति सक्का गया। उसने कहा, यह कैसा प्रश्न है? मैंने कई देशों की यात्रा की है, लेकिन उनकी गिनती करना और सीमाएं नापना मेरा काम नहीं है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, कोई बात नहीं बाबा, चलिए मैं अपना दूसरा प्रश्न पूछता हूं। समुद्र में कुल कितने प्रकार के जीव रहते हैं और उनकी संख्या कितनी है? बूढ़ा इस बार और भी ज्यादा चकरा गया। उसने झल्लाकर कहा, भला यह भी कोई बताने वाली बात है? कौन गिन सकता है समुद्र के जीवों को? मैंने तो बस बड़ी बड़ी मछलियां और जहाज देखे हैं। दरबार में अब शांति छा गई थी। सबको समझ आने लगा था कि बीरबल किस दिशा में बात को ले जा रहे हैं। बीरबल ने अपना अंतिम प्रश्न पूछा,
ठीक है बाबा, ये मेरा आखिरी और सबसे सरल प्रश्न है। आप ये बता दीजिए कि आकाश में कुल कितने तारे हैं? इस बार बूढ़ा व्यक्ति निरुत्तर हो गया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने सिर झुका लिया और कहा, मुझे नहीं पता। अब बीरबल बादशाह अकबर की ओर मुड़े और बोले, आलमपना, इन बाबा ने निसंदेह मुझसे ज्यादा उम्र जी है और कई जगहों की यात्रा भी की है। इन्होंने दुनिया को अपनी आंखों से देखा है, लेकिन उसे जानने और समझने का प्रयास नहीं किया। दुनिया देखना केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना नहीं है, बल्कि उस स्थान के ज्ञान, विज्ञान और रहस्यों को समझना भी है। बीरबल ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, ज्ञान केवल यात्रा करने या उम्रदराज होने से नहीं आता। ज्ञान आता है जिज्ञासा से, सीखने की इच्छा से और चीजों को गहराई से समझने की कोशिश से। एक व्यक्ति एक ही कमरे में बैठकर किताबों और ज्ञानियों से वो सब जान सकता है जो शायद पूरी दुनिया घूमकर भी कोई न जान पाए। अनुभव महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना ज्ञान के अनुभव वैसा ही है जैसे बिना पतवार की नाव, जो चलती तो है पर दिशाहीन होती है। बीरबल की बातें सुनकर बूढ़े व्यक्ति की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसने बीरबल के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, बेटा, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने अहंकार में यह भूल गया था कि दुनिया को केवल पैरों से नहीं, बल्कि बुद्धि और विवेक से भी देखा जाता है। मैं हारा और तुम जीते। बीरबल ने तुरंत उस बूढ़े को उठाकर गले से लगा लिया और कहा, बाबा, आप हारे नहीं हैं, बल्कि आज हम सब जीते हैं, क्योंकि हमें एक बहुत बड़ी सीख मिली है। आपने हमें अपने अनुभव का महत्व समझाया और मैंने बस ज्ञान के दृष्टिकोण को सामने रखा। बुद्धिमानी इन दोनों के संगम में ही है। सम्राट अकबर बीरबल के इस उत्तर से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति को सम्मान के साथ विदा किया और बीरबल की चतुराई की एक बार फिर भूरी भूरी प्रशंसा की। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि केवल अनुभव या आयु किसी को बुद्धिमान नहीं बनाती। सच्चा ज्ञान अनुभव और जिज्ञासा के मेल से प्राप्त होता है। दुनिया को केवल भौतिक रूप से देखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे समझना, उसके बारे में ज्ञान अर्जित करना और निरंतर सीखने की इच्छा रखना ही व्यक्ति को वास्तव में बुद्धिमान बनाता है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है और विनम्रता ही ज्ञान के द्वार खोलती है। सोर्सेज: हेल्प, webdunia.com, गूगल सर्च सजेशंस। जब राजा ने कहा, मुझे सबसे मूर्ख आदमी दिखाओ, विजयनगर साम्राज्य का दरबार हमेशा की तरह हंसी, मजाक और बहस से गूंज रहा था। राजा कृष्णदेवराय को कभी दरबारियों और तेनालीराम की बुद्धिमानी परखने का शौक होता था, लेकिन उस दिन उन्होंने अचानक एक बड़ा ही अजीब और मजेदार आदेश सुना दिया। राजा ने गंभीर आवाज में कहा, दरबारियों, मैंने बहुत समझदार और चतुर लोगों को देखा है। अब मैं चाहता हूं कि कोई मुझे जाकर सबसे मूर्ख आदमी लाकर दिखाए। पूरा दरबार सन्न रह गया। कोई सोचने लगा, मूर्ख आदमी कहां से मिलेगा? तो कोई फुसफुसाया, अगर राजा को नाराज कर दिया तो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। आखिरकार ये जिम्मेदारी तेनालीराम को सौंप दी गई। राजा मुस्कुराते हुए बोले, तेनाली, तुम हर मुश्किल काम कर लेते हो। 3 दिन का समय है, मुझे सबसे मूर्ख आदमी दरबार में चाहिए। तेनालीराम ने प्रणाम किया और सोचते हुए दरबार से निकल पड़े। तेनालीराम गांव घूमते रहे। उन्हें कई अजीब लोग मिले। कोई बिना बात के हंसता, कोई अपने ही खेत में हल छोड़कर ताश खेल रहा था, कोई पैसे को पानी में फेंककर मजे ले रहा था। लेकिन तेनालीराम को लगता, ये तो अजीब है, पर मूर्ख नहीं। असली मूर्ख कोई और ही होगा। तेनालीराम शहर पहुंचे। उन्होंने देखा एक आदमी अपने पड़ोसी से झगड़ रहा था। कारण यह था कि पड़ोसी ने उसके घर के सामने फूलों का पौधा लगा दिया था और वो कह रहा था, तुम्हारे फूल देखकर मेरी आंखें चौंधिया जाती हैं, इसे तुरंत उखाड़ो।
भीड़ उसे मूर्ख समझ रही थी, लेकिन तेनालीराम बोले, नहीं, ये भी मूर्ख नहीं, ये तो बस जिद्दी है। आखिरी दिन तेनालीराम को एक आदमी मिला जो अपने कंधे पर एक बोरी उठाए भाग रहा था। तेनालीराम ने पूछा, भाई, इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हो? वो बोला, अरे, मैंने अभी अपनी सारी जमीन, घर और गहने बेच दिए और इन पैसों की बोरी से दूर देश जा रहा हूं। तेनालीराम ने चौंक कर कहा, लेकिन तुम अकेले इतने पैसे लेकर जा रहे हो? रास्ते में डाकू मिल गए तो? वो हंसते हुए बोला, तो क्या हुआ, डाकू ले लेंगे, मैं और मेहनत करके कमा लूंगा, पर मुझे यह मजा आता है कि बोरी कंधे पर हो और मैं शेखी बघारूं। तेनालीराम ने सोचा, बस यही है असली मूर्ख, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई खतरे में डाल रहा है और इसे मजाक लग रहा है। वे उसे पकड़कर दरबार ले आए। दरबार में नजारा। राजा ने पूछा, तेनाली, ये कौन है? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही है सबसे बड़ा मूर्ख, अपनी मेहनत की कमाई लुटाने के लिए तैयार बैठा है। राजा ने हंसते हुए उस आदमी से सवाल किया और जब उसने वही जवाब दोहराया तो पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। राजा बोले, वाह तेनाली, तुमने सच में मूर्ख आदमी ढूंढ निकाला। लेकिन तेनालीराम यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, महाराज, असली मूर्ख तो हम सब हैं। दरबार सन्न रह गया। तेनालीराम बोले, हम सब सोने, चांदी, दौलत और सत्ता के पीछे भागते हैं, जानते हैं कि एक दिन सब यही छूट जाएगा, फिर भी इसे ही अपनी कमाई समझते हैं। पर असली समझदारी अच्छे कर्म और सच्चे ज्ञान में है। अगर हम ये नहीं समझे तो हम सब भी मूर्ख ही कहलाएंगे। राजा गंभीर हो गए और बोले, तेनाली, तुमने हमें एक गहरी सीख दी है। धन दौलत से बड़ा इंसान का विवेक और कर्म है। दरबारियों ने ताली बजाई और उस दिन के बाद से राजा कृष्ण देवराय ने यह सीख याद रखी कि असली बुद्धिमान वही है जो जीवन की सच्चाई को समझ ले। सीख, मोरल, सबसे मूर्ख वो है जो अपने विवेक को भूलकर धन, दौलत। अकबर की चुनौती, ऐसा पेड़ दिखाओ जिस पर इंसान उगते हो। फतेहपुर सीकरी का दरबार सजा था। सोने जड़े सिंहासन पर अकबर बादशाह विराजमान थे। दरबारी कतारों में खड़े थे और वातावरण शेरो शायरी तथा किस्सों से गूंज रहा था। लेकिन अकबर का स्वभाव ही ऐसा था। उन्हें जब जब दरबार नीरस लगता, वे बीरबल को बुलाकर कोई नई चुनौती दे देते। उस दिन अकबर ने अचानक दरबार को चुप कराया और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम हर बार मेरी कठिन से कठिन चुनौती का हल ढूंढ लाते हो। आज मैं तुम्हें ऐसी समस्या दूंगा जिसका कोई हल नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कहा, मुझे ऐसा पेड़ दिखाओ जिस पर इंसान उगते हो। हां बीरबल, ध्यान रखना, मैं हवा में बनाई कहानियां नहीं चाहता, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। सारे दरबारी दंग रह गए। एक ने धीरे से कहा, अरे ये तो नामुमकिन है। दूसरे ने फुसफुसाया, अब की बार तो बीरबल हार ही जाएंगे। अकबर ने बीरबल को देखा और मुस्कुराए। क्या कहते हो बीरबल, मानते हो हार? बीरबल ने हाथ जोड़कर आदाब किया। जहां पनाह, हार मानना मेरे स्वभाव में नहीं। आप 3 दिन का समय दीजिए। चौथे दिन मैं आपको ऐसा पेड़ दिखाऊंगा जिस पर इंसान उगते हो। बीरबल के दरबार से निकलते ही कई दरबारी हंस पड़े। हा हा हा, अब देखेंगे बीरबल का क्या होता है। न इंसान पेड़ पर उगते हैं, न उगेंगे। इस बार तो बीरबल की कुर्सी जाएगी। कुछ ने तो राजा के कान भरने की तैयारी भी कर ली। जहां पनाह, बीरबल अब बूढ़े हो चले हैं, उनकी अक्ल भी काम करना बंद कर रही है। बीरबल घर लौटे। उनकी पत्नी ने देखा कि वे गहरे विचारों में डूबे हुए हैं। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, आज इतने परेशान क्यों हो? बीरबल बोले, जहां पनाह ने मुझे ऐसी चुनौती दी है जो सुनने में असंभव है। उन्होंने कहा है कि मुझे ऐसा पेड़ दिखाना होगा
जिस पर इंसान उगते हो। पत्नी मुस्कुराई, तुम हमेशा कहते हो असंभव कुछ नहीं। इंसान पैदा होते हैं, पालते हैं, कहीं न कहीं कोई तो पेड़ होगा जो उन्हें जन्म देता है। बीरबल ने कहा, हां, सही कहा, अब मुझे रास्ता दिख गया है। समय पूरा हुआ। चौथे दिन दरबार फिर सजा। अकबर बड़े गर्व से सिंहासन पर बैठे थे। तो बीरबल, अब तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि यह चुनौती असंभव है। कहो, हार मानते हो? बीरबल ने आदाब किया और कहा, जहांपना, इंसान सचमुच एक पेड़ पर ही उगते हैं। आज मैं आपको वही पेड़ दिखाने ले चलूंगा। अकबर चौंके, सचमुच? तो चलो, हमें भी देखना है। अकबर अपने खास सिपाहियों और दरबारियों के साथ बीरबल के पीछे चल पड़े। काफिला शहर से गुजरता हुआ गांव की ओर जाने लगा। लोग कौतुक से देख रहे थे कि बादशाह और बीरबल कहां जा रहे हैं। कुछ दरबारी धीरे धीरे अकबर के कान में कह रहे थे, जहां पनाह, बीरबल आपको धोखा दे रहा है। इंसान कभी पेड़ पर नहीं उग सकते। अकबर बोले, रुकने दो, देखते हैं इसका नाटक। काफिला आखिरकार गांव पहुंचा। बीरबल सबको एक बड़े बाग के पास ले गए। वहां एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसकी छाव तले औरतें बैठी थी, जिनकी गोद में छोटे छोटे शिशु थे। बीरबल ने इशारा करके कहा, जहां पनाह, यही है वो पेड़ जिस पर इंसान उगते हैं। ये औरतें माताएं हैं और ये बच्चे उनकी गोद में इंसान की नई कोंपलें हैं। पेड़ की जड़ों की तरह माता पिता है, शाखाएं हैं परिवार, और फूल फल है बच्चे। क्या ये इंसान का पेड़ नहीं? अकबर चकित रह गए। वाह बीरबल, तुमने कल्पना से सच्चाई को जोड़ दिया। बीरबल रुके नहीं। वे आगे बढ़े और एक विद्यालय दिखाया। गुरुजी पेड़ की छाव में बच्चों को पढ़ा रहे थे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह है दूसरी जगह जहां इंसान उगते हैं। शिक्षा वो बीज है जो इंसान के अंदर बोया जाता है। ये बीज पेड़ की तरह बढ़ता है और इंसान का व्यक्तित्व बनाता है। अगर शिक्षा का पेड़ न हो तो इंसान का विकास भी अधूरा है। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। फिर बीरबल उन्हें खेतों की ओर ले गए। मजदूर पसीना बहा रहे थे और खेतों से अन्न उग रहा था। बीरबल बोले, जहां पनाह, ये खेत कर्म का पेड़ है। इंसान यहां पसीना बहाकर अन्न उपजाता है। यही अन्न फिर नए इंसानों को जन्म देता है। कहा जा सकता है कि हर इंसान का जीवन इन खेतों पर ही उगता है। सारा काफिला वापस दरबार लौटा। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर असंभव को संभव कर दिखाया। इंसान का पेड़ वास्तव में परिवार, शिक्षा और कर्म है। सचमुच तुमसे बढ़कर बुद्धिमान कोई नहीं। दरबार गूंज उठा। वाह बीरबल, वाह। दरबारियों के चेहरे उतर गए। उनकी चाल फिर असफल हो गई। शिक्षा, असली इंसान का पेड़ परिवार है, जहां बच्चे जन्म लेते हैं और बड़े होते हैं। शिक्षा वो मिट्टी और पानी है जो इंसान को योग्य बनाती है। कर्म वो धूप और खाद है जो इंसान को फलने फूलने का बल देता है। हर इंसान अपने परिवार, शिक्षा और कर्म से ही उगता है। इस तरह अकबर की ये अनोखी चुनौती भी बीरबल की बुद्धिमानी और गहरी सोच। अकबर और बीरबल का अनोखा शतरंज मुकाबला, जिसमें मोहरे थे इंसान। एक अनोखी चुनौती। मुगल सम्राट अकबर अपने नवरत्नों में सबसे प्रिय और बुद्धिमान बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता के कायल थे। एक दिन दरबार में बैठे बैठे बादशाह अकबर को एक अनोखा विचार सूझा। उन्होंने बीरबल को संबोधित करते हुए कहा, बीरबल, हमने कई बार शतरंज की बिसात पर एक दूसरे को चुनौती दी है, लेकिन आज हम एक ऐसा शतरंज का खेल खेलना चाहते हैं जो इतिहास में पहले कभी न खेला गया हो। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से पूछा, जहां पनाह, ऐसी कौन सी अनोखी शतरंज की बाजी है जो आपने सोची है? अकबर मुस्कुराए और बोले, हम चाहते हैं कि आज शतरंज के मोहरे लकड़ी या हाथी दांत के न होकर जीवित इंसान हो। हमारे सैनिक और दरबारी इन मोहरों की भूमिका निभाएंगे।
यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी हैरान थे और इस विचार को अव्यावहारिक और खतरनाक मान रहे थे। किसी इंसान को शतरंज का मोहरा बनाकर उसकी जान जोखिम में डालना किसी को भी उचित नहीं लग रहा था। बीरबल की सूझबूझ। बीरबल ने बादशाह की आंखों में चुनौती का भाव पढ़ा और समझ गए कि यह केवल एक खेल नहीं बल्कि उनकी बुद्धि की एक और परीक्षा है। उन्होंने शांत भाव से कहा, आलम पनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। यह खेल अवश्य खेला जाएगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? बीरबल ने कहा, पहली शर्त यह है कि इस खेल में किसी भी मोहरे यानी किसी भी सैनिक या दरबारी को कोई शारीरिक क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि खेल का मैदान हमारा शाही बाग होगा और तीसरी शर्त यह कि मोहरों का चयन मैं स्वयं करूंगा। अकबर ने बीरबल की सभी शर्तें मान ली और अगले दिन खेल की तैयारी का आदेश दिया। खेल का आरंभ। अगले दिन शाही बाग को एक विशाल शतरंज की बिसात के रूप में सजाया गया। सफेद और काले पत्थरों से 64 खाने बनाए गए थे। बीरबल ने अपनी सेना के लिए हष्ट-पुष्ट और बुद्धिमान सैनिकों को चुना, जबकि बादशाह अकबर की सेना में उनके वफादार और शक्तिशाली दरबारी और सैनिक शामिल थे। राजा और वजीर के रूप में 2 सबसे ऊंचे कद के और प्रभावशाली व्यक्तियों को चुना गया। हाथी, घोड़े, ऊंट और प्यादों की भूमिका के लिए भी उपयुक्त व्यक्तियों का चयन किया गया। खेल आरंभ हुआ। बादशाह अकबर अपनी आक्रामक शैली के लिए जाने जाते थे और उन्होंने शुरुआत से ही बीरबल की सेना पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उनके हर आदेश पर उनके इंसानी मोहरे आगे बढ़ते और विरोधी मोहरे को घेरने की कोशिश करते। जब कोई मोहरा मारा जाता तो उसे खेल के मैदान से बाहर भेज दिया जाता था। बीरबल बड़ी ही शांति और चतुराई से अपनी चालें चल रहे थे। वे अपने हर मोहरे की सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहे थे। खेल आगे बढ़ने के साथ साथ बादशाह अकबर का पलड़ा भारी लगने लगा। उन्होंने बीरबल के कई महत्वपूर्ण मोहरों को खेल से बाहर कर दिया था। दरबारीगण बादशाह की जय जयकार करने लगे। अंतिम दाव और बीरबल की जीत। जब खेल अपने अंतिम चरण में पहुंचा तो बीरबल के पास बहुत कम मोहरे बचे थे। बादशाह अकबर को अपनी जीत निश्चित लग रही थी। उन्होंने बीरबल से कहा, क्यों बीरबल, अब तो तुम्हारी हार निश्चित है, कहो तो अभी भी हार मान लो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, खेल अभी समाप्त नहीं हुआ है। यह कहकर बीरबल ने एक ऐसी चाल चली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपने एक साधारण प्यादे को आगे बढ़ाया, जिसने बादशाह अकबर के वजीर को सीधी चुनौती दे दी। बादशाह को अपना वजीर बचाने के लिए अपने राजा को असुरक्षित स्थिति में लाना पड़ा। बीरबल ने इसी मौके का फायदा उठाया और अपने ऊंट और घोड़े की एक संयुक्त चाल से बादशाह अकबर को शह और मात दे दी। बादशाह अकबर अपनी हार पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता को देखकर दंग रह गया। कहानी का सार। बादशाह अकबर ने अपनी हार स्वीकार की और बीरबल की प्रशंसा करते हुए पूछा, बीरबल, तुमने ये कैसे किया? जब तुम्हारे अधिकतर मोहरे मारे जा चुके थे तब भी तुमने धैर्य नहीं खोया। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, शतरंज का खेल केवल मोहरों की संख्या से नहीं बल्कि सही रणनीति और धैर्य से जीता जाता है। मैंने अपने हर मोहरे को महत्वपूर्ण समझा, चाहे वो एक साधारण प्यादा ही क्यों न हो। मैंने उनकी शक्तियों का सही समय पर उपयोग किया और अंत में सफलता प्राप्त की। इस अनोखे शतरंज के मुकाबले से सभी को यह सीख मिली कि कभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं समझना चाहिए और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। हर व्यक्ति, चाहे वो कितना भी छोटा। जब अकबर ने कहा, मुझे ऐसी जगह बताओ जहां सूरज न उगता हो। एक सुनहरी सुबह थी। अकबर बादशाह अपने भव्य दरबार में बैठे थे। दरबारियों के बीच उस दिन बड़ी बहस छिड़ी हुई थी।
किसी ने कहा, जहां पनाह, सूरज की रोशनी ही धरती को जीवन देती है। दूसरा बोला, सूरज के बिना न दिन होता, न फसल होती, न जीवन। अकबर ये सब सुनकर मुस्कुराए और बोले, सूरज तो सबके लिए जरूरी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई मुझे बताए, ऐसी जगह कहाँ है जहां सूरज कभी न उगता हो। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। सब चुप। कोई भूगोल का ज्ञानी सिर खुजाने लगा तो कोई खगोल शास्त्री पसीना पोंछने लगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ? मेरे नवरत्नों की मंडली इतनी छोटी सी पहेली का जवाब नहीं दे सकती? सारे दरबारी बीरबल की तरफ देखने लगे। सबको भरोसा था कि अगर कोई सवाल का उत्तर दे सकता है तो वो सिर्फ बीरबल है। बीरबल की चुनौती। बीरबल शांत खड़े थे। वे अकबर की ओर देखकर मुस्कुराए। जहां पनाह, ये सवाल आसान नहीं है, परंतु मुझे थोड़ा समय दीजिए। 7 दिन बाद मैं आपके सामने जवाब लेकर हाजिर होऊंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, अगर 7 दिन में जवाब नहीं मिला तो तुम्हारी खैर नहीं। दरबारी मन ही मन खुश हुए। अब की बार तो बीरबल बुरी तरह फंस गया। भला सूरज के बिना कोई जगह हो सकती है क्या? बीरबल ने दरबार से निकलकर अपनी खोज शुरू की। पहले दिन वे खगोलविद से मिले। खगोलविद ने कहा, सूरज हमेशा कहीं ना कहीं उग रहा होता है। धरती घूमती है, इसलिए कोई जगह हमेशा अंधेरे में नहीं रहती। दूसरे दिन वे जंगल में साधुओं से मिले। साधु बोले, सूरज तो परमात्मा की तरह है, उसकी रोशनी सब जगह पहुंचती है। तीसरे दिन वे यात्रियों से मिले। यात्रियों ने कहा, हमने उत्तरी ध्रुव की रातें देखी हैं, जहां महीनों सूरज नहीं निकलता। बीरबल ने सब सुना, सब सोचा, पर उनका मन कह रहा था, जहां पनाह का सवाल केवल भूगोल का नहीं, बल्कि तर्क और बुद्धि का है। 7वें दिन बीरबल दरबार में हाजिर हुए। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। उनका चेहरा उत्सुकता से चमक रहा था। तो बीरबल, बताओ, कहां है वो जगह जहां सूरज नहीं उगता? दरबारी हंसने लगे। किसी ने धीरे से कहा, अब देखो, आज बीरबल की अक्ल भी जवाब दे देगी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, सूरज कभी कब्रिस्तान में नहीं उगता, क्योंकि वहां जीवन नहीं, केवल मृत्यु होती है। वहां रोशनी नहीं, सन्नाटा और अंधकार बसता है। दरबार चुप हो गया। अकबर ने सोचा, ये तो गहरी बात है, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा उत्तर है बीरबल, पर मैं और भी सुनना चाहता हूं। बीरबल आगे बोले, जहां पनाह, सूरज कभी बंद आंखों में नहीं उगता। जब इंसान अज्ञानता में आंखें मूंद लेता है तो उसके लिए दिन भी अंधकारमय हो जाता है। सूरज बाहर हो सकता है, पर अंदर नहीं। अब तो दरबार दंग रह गया। विद्वान लोग एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। वाह, ये तो बेहद गहरी व्याख्या है कि। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सूरज कभी झूठे इंसान के दिल में नहीं उगता, क्योंकि वहां सच्चाई की रोशनी के लिए जगह ही नहीं होती। असली सूरज तो ईमानदारी और इंसानियत के दिल में चमकता है। झूठ, लालच और स्वार्थ से भरा दिल हमेशा अंधकार में डूबा रहता है। पूरा दरबार तालियों और प्रशंसा की आवाज से गूंज उठा। अकबर का सम्मान। अकबर अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और ज्ञान से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। तुम्हारे जवाबों ने मुझे समझा दिया कि सवाल भूगोल का नहीं, जीवन का था। सचमुच सूरज रोशनी का प्रतीक है और अंधकार अज्ञान का। दरबारियों की बोलती बंद हो गई। जो लोग बीरबल की हार का इंतजार कर रहे थे, वे शर्मिंदा होकर सिर झुका बैठे। मोरल, शिक्षा, सूरज केवल आकाश में नहीं, हमारे विचारों और कर्मों में भी उगता है। अज्ञानता, झूठ और बुराई के दिल में